अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। उम्मीद करता हूं कि आप अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे। नाज़रीन, बिला तमहीद बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आज के मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं DIG पंजाब महबूब असलम लिल्ला और इनकी बेगम सोफ़िया वरैच। इन दोनों मियाँ बीवी ने यतीम और बेसहारा बच्चों की परवरिश और उन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने का बेड़ा उठा रखा है। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी 60 नहीं बल्कि 64 बच्चों के वालिदैन हैं तो ये गलत नहीं है। 4 बच्चों के ये माँ बाप मज़ीद 60 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और ये परवरिश एक लेविश अंदाज में की जा रही है। एक भरपूर अंदाज में उन बच्चों को माशरे का कारआमद शहरी बनाया जा रहा है। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो मेरी जानिब से आपको, और भाभी आपको ईद मुबारक हो। एक अच्छा काम लेके चले हैं, एक अच्छे काम का बेड़ा लेकर चले हैं। कैसे ख़्याल आया कि आपने इन बच्चों की परवरिश करनी है जो कि मुआशरे में बेआसरा हैं, जिन्हें मुआशरा यतीम कहता है? थैंक यू वेरी मच फ़याज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह ईद की खुशियाँ तमाम अहले वतन को नसीब करे। आमीन। बेसिकली ये जो आइडिया था ये एक दिन का आइडिया नहीं था, ये एक लेगेसी थी। मेरी जो बेगम साहबा हैं सोफ़िया वरैच, ये अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं। तो मेरे जो ससुर थे मेजर रशीद वरैच मरहूम, वो 1995 में उन्होंने एक काम शुरू किया कि वो सुबह के वक़्त तहज्जुद के वक़्त उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे। अच्छा। और फजर के वक़्त ड्राइवर को साथ लेके तो चुबुर्जी में और रेलवे स्टेशन पे जो मज़दूर दिहाड़ीदार फुटपाथ पे सो रहे होते थे उन्हें जाके वो नाश्ता कराते थे। जब 2009 में उनकी डेथ हुई तो आई बीइंग द ओनली सन इन लॉ एंड सन एज वेल, तो बेशुमार जिम्मेदारी आपने उठा ली। बेशुमार दुनिया आई अफसोस करने। लोगों ने बताया कि जी वो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे। तो हमने कहा कि हम कम से कम इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2009 के बाद हमने ना सिर्फ उसे कंटिन्यू किया बल्कि उसे हमने काफ़ी हद तक बढ़ाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से डेली सुबह 700 बंदे का लंगर रोज़ाना जाता है। जज़ाकल्लाह। और 70 फैमिलीज़ हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, वो हमें नहीं जानते हैं। किसी ने बताया, मसलन आपने कहा कि जी मेरे मोहल्ले में एक सफ़ेद पोश आदमी है, हाथ नहीं फैलाता, प्रॉब्लम में है, तो हमने उसका मंथली राशन लगा दिया। इस तरह 70 फैमिलीज़ हैं जिनका हम मंथली राशन दे रहे हैं। इसके अलावा 60 इंडिविजुअल्स हैं, 60 जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं। किसी को 10,000, किसी को 20। ये सब काम कर रहे थे हम खुद अपने ओन रिसोर्सेज से। तकरीबन एग्जैक्टली 1 साल पहले, पिछले रमज़ान से कोई 7-8 दिन पहले, मुझे ये बेगम साहबा का आइडिया था, आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगी, कि इन्होंने कहा कि महबूब हम पैसे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम पैसे देते हैं, लंगर बनता है चला जाता है, पैसे देते हैं राशन आता है चला जाता है, बट हम फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। और जब भी हम ट्रैवल करते थे तो स्पेशली ये जो बच्चे चौक में खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं तो वो सोफ़िया का दिल बहुत ख़राब होता था कि यार हम इनमें से 2-4 बच्चों को ये अडॉप्ट कर लें, अपने घर ले जाएं और इनको कोई अच्छा शहरी। तो मैं कहता था अपने घर में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है अपने असली बच्चों में डिस्टिंग्विश करना और इन बच्चों में डिस्टिंग्विश करना। खैर, जब इसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो हमने हिम्मत करके, हमारा अपना ज़ाती घर जहाँ बैठे हैं कैवलरी ग्राउंड में, तो हमने अपने घर की बिल्कुल बैक पे एक घर हमने रेंट पे लिया और उसमें हमने बच्चे अडॉप्ट करने शुरू किए। बच्चे ये जो आए ये डिफरेंट तरीक़ों से आए। पहले 5 बच्चे हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए। अच्छा। उसके बाद हमने एक फाउंडेशन रजिस्टर कराई अलमरा के नाम से। जब फाउंडेशन रजिस्टर हो गई तो फिर उस घर में डिफरेंट सोर्सेज से और बच्चे आना शुरू हो गए। तो उस घर को इस्टेब्लिश, क्योंकि देखिए एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, कैवलरी ग्राउंड में घर, बिजली का और फिर ये बच्चे जिस अंदाज में रहते हैं वो उसके हमने कोई यतीम खाना या ऑर्फनेज नहीं बनाया हुआ, बल्कि उस घर का नाम ही हमने रखा हुआ अपना घर। अपना घर, ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं या इनसे कोई पूछे कि कहाँ रहते हो तो ये कहते हैं अपने घर में रहते हैं। कहाँ से आ रहे हो? अपने घर से आ रहे हैं। बाप क्या करता है? DIG है। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इन्हें पर गोद में लें और इनकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करें। मुझे ये बच्चे पापा कहते हैं, सोफ़िया को मामा कहते हैं। पहला घर जब इस्टेब्लिश हो गया, जब पहला घर इस्टेब्लिश करना था तो मैंने अपने बहुत करीबी दोस्त और जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें इसमें थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट करें।
फिर जब पहला घर इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद फिर लोग मिलते गए फिर हमने दूसरा घर लिया, फिर हमने तीसरा घर लिया। अभी माशाल्लाह हमारे पास 3 घर हैं और उसमें 60 बच्चे हैं। उसके बाद फिर फाउंडेशन ने एक अपना स्कूल इस्टेब्लिश कर लिया है। पहले ये बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे। अच्छा, तो अब आपने अपना एक स्कूल जो है वो भी इस्टेब्लिश कर लिया। वो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तारिक नईम फरिश्ता साहब। अच्छा। फरिश्ता उनकी कास्ट है लेकिन वो है भी दुनिया में फरिश्ता ही हैं। उन्होंने हमें एक 2 कनाल की बिल्डिंग EME हाउसिंग स्कीम के साथ बिल्कुल साथ उन्होंने हमें गिफ्ट की है। तो उसमें हमने अपनी फाउंडेशन का अलमरा ग्रामर स्कूल वो हमने इस्टेब्लिश किया। हमारे बच्चे भी वहाँ पे जा रहे हैं और जो इर्द गिर्द सोसाइटी के लोग हैं उनके बच्चे भी आ रहे हैं। और हमने इस स्कूल को नॉन प्रॉफिट स्कूल रखा हुआ है। बिल्कुल, अगर लेट्स से कि आप किसी भी उसे बहुत अच्छे लेवल के प्राइवेट स्कूल से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया उस प्राइवेट स्कूल की फ़ीस 30,000 है तो हमने वहाँ लोकल कम्युनिटी के बच्चों के लिए 4,000 रखी हुई है, ताकि जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ले सकें। मतलब उन क्लासरूम्स में ACs लगे हुए हैं, टीचर्स बहुत क्वालिफाइड हैं और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हम स्कूल। अच्छा, मेरा सवाल है सूफिया बड़ाई साहब आपसे, मैं आपको बताएं, आपको कब और कैसे ख्याल आया इन यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद करने का? मैं खुद भी एक माँ हूँ, जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 4 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह। तो जब एक औरत माँ होती है तो उसके लिए फिर तमाम बच्चे जो है ना वो अपनी औलाद की तरह होते हैं। वो किसी भी बच्चे को जब दुख और तकलीफ़ में देखती है तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उनको अपने बच्चों के साथ रिलेट करती है। तो जब भी मैं ऐसे बच्चों को देखा करती थी जिनके साथ कोई मिसहैप हुआ है या जो रोड्स पे हैं या भीख मांग रहे हैं या किसी ट्रक होटल पे मजदूरी कर रहे हैं या किसी वर्कशॉप में अपने उस्ताद से डांट खा रहे हैं, तो वो बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। इसके अलावा बहुत सी ऐसे हमारे इर्द गिर्द स्टोरीज़ होती हैं जो सुनने में आती हैं कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड। तो ये तमाम चीज़ें सुन के हमेशा मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाया करती थी और हमेशा मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिताअत दें और मैं ऐसे छोटे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं जिन्हें कोई ओन नहीं कर रहा है। अच्छा, इब्तिदा में तो बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, आफ्टर ऑल आपके अपने भी बच्चे हैं, फिर इन बच्चों को अडॉप्ट करके इनको माँ का प्यार देना, थोड़ी सी मुश्किलात तो होती होंगी, घर में प्रॉब्लम तो क्रिएट होती होंगे। भाई हमें यही लगता था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, शायद हमसे मैनेज करना मुश्किल होगा और हम कैसे वक्त को मैनेज कर पाएंगे। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत से ऐसे सवालात शायद डायरेक्टली तो हमारे जहन में नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे मिलने वाले हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें ये चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाते थे। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि लोगों ने शुरू में हमें बहुत डिस्करेज किया। अच्छा, मतलब जब मैंने अपने बैचमेट से और करीबी दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी डेली का लंगर भिजवाना इज़ समथिंग एल्स, और एक मासूम बच्चे को अडॉप्ट करना। और फिर उन्होंने कहा कि जी यू आर अ पुलिस ऑफिसर, सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने बच्चों के साथ भी कोई मिसहैप हो सकता है, तो इन बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो आप तो नौकरी के लाले बजाय आपकी हौसला अफजाई करने के आपको डराया उन्होंने कि जी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन साफ ज़ाहिर है सोफिया का है कि मतलब देखें, आप इन बच्चों को कोई भी बंदा अमीर आदमी इनको पैसे दे सकता है, इनको घर लेके दे सकता है, इनको पढ़ा सकता है, लेकिन जो इनको टाइम देना और एक माँ का प्यार देना और ये एहसास दिलाना कि आप यतीम नहीं हैं, वो क्रेडिट डेफिनेटली सोफिया को जाता है कि ये मसलन एवरेज दिन में हर घर में 2 घंटे स्पेंड करती है। किसी घर में सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। तो वो बच्चों को एक ये एहसास दिलाना कि जी आपके सगे माँ बाप हैं, आप प्रॉब्लम में हैं तो आप कह सकते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो। अच्छा, अब मैं ये सवाल आपसे करूं या भाभी से करूं, खैर मेरा ये सवाल आप दोनों से, इस वक्त कितने बच्चों के वालिद और वालदा हैं आप? इसमें देखिए हमारे पास बच्चे आए मुख्तलिफ़ तरीके से। पहले जो 5 बच्चे थे वो हमने लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, उनका बिल्कुल कोई पता नहीं उनके वालिदैन हैं या नहीं। आप कितने बच्चों और बच्चों की वालिद और वालदा हैं? यानी टोटल कितने बच्चे? 64। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त 64 बच्चों के माँ बाप से जो है वो गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा भाभी, ये बताइएगा कि यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह ही क्यों? और भी तो फलाही काम हैं जिन पर काम किया जा सकता था, जिन पे वर्क किया जा सकता था, इसी टॉपिक को क्यों लिया, इसी चीज़ को क्यों आप सामने लेके आए?
ये बेसिकली मेरे फादर की लेगेसी थी जिसे हम कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि अभी महबूब ने ज़िक्र भी किया कि हमारे घर से जो है बहुत से लोगों के लिए डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल के लिए, हमारे जो मज़दूर और इस तरह से जो ज़रूरतमंद तबका होता है उनके लिए रोज़ सुबह लंगर जाया करता था 1995 से। इसके बाद बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें राशन, जिन्हें स्टाइपेंड, इसके अलावा भी जो भी आ जाता था अपनी किसी ज़रूरत के साथ, वो हम कोशिश करते थे कि हम उसकी ज़रूरत को पूरी कर दें। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमें लगता था कि ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। कहने को तो जिंदगी थी बिल्कुल एक कमी लगती थी ज़िंदगी में। और दूसरा ये कि ये तमाम चीज़ें भी आप कह दें, जैसे आप कह रहे हैं कि भलाई के कामों में आती हैं, तो एक तरफ से आती तो ये भलाई के कामों में थी, लेकिन कुछ कमी लगती थी फिर भी। तो बच्चों का ख्याल, जैसा कि मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि मैं जब भी किसी बच्चे को देखती थी तो क्योंकि माँ हूँ तो बच्चे को लेके मैं हमेशा बहुत टची हो जाया करती थी, और मैं यही चाहती थी कि बच्चों को अपने पास ले आऊँ, इन्हें उस मुश्किल, उन्हें उस दर्द भरी ज़िंदगी से बचा लूँ जिससे वो गुज़र रहे हैं। ये ऐसे इर्द गिर्द के लोग जो अच्छे नहीं हैं उनके पास, और कल को वो इन बच्चों के साथ आगे जाके पता नहीं क्या तरबियत करेंगे या किस तरह का ब्रॉटअप करेंगे, या उन बच्चों के साथ क्या ऐसा सलूक करेंगे कि वो बच्चे जब आगे बड़े होंगे और आगे फ्यूचर में जाएंगे तो ये पता नहीं किस किस्म के इंसान बनेंगे। तो मुझे हमेशा ये चीज़ें सोच के बहुत पेन फील होती थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये ख्याल जहन में डाला, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये मेरा करने का काम या महबूब के करने का काम नहीं है। ना हम लोगों में बीइंग इंसान इतनी बड़ी कोई क्वालिटी होती है कि हम ये चीज़ें खुद कर सकें। ये इस्तिताअत होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अच्छा महबूब साहब, ये बताइएगा कि इस कार खैर को सर अंजाम देने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये कोई आसान काम नहीं है। फैज़, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये हम शुरू कर रहे थे तो मैं कुछ लोगों से डिस्कशंस कर रहा था, तो वो मुझे बुज़ुर्ग दोबारा मिले नहीं। इस्लामाबाद में किसी के घर में बैठे हुए थे, तो बात हो रही थी, वो गुफ्तगू सुनते रहे और वो किसी काम से आए हुए थे। मैंने बड़ी कोशिश की, बाद में मुझे मुलाकात नहीं हुई। तो वो जाते हुए मुझे कहने लगे कि बरखुरदार आपका पूरा नाम क्या है? तो मैंने कहा जी मेरा नाम महबूब असलम। मैंने कहा आपका बहुत अच्छा ख्याल है, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि जिस दिन तक आपकी नीयत ठीक है आप एक काम सोचेंगे और वो अगले दिन हो जाएगा। और ऑनेस्टली ऐसा ही हुआ कि हमने सोचा और वो काम हो गया। हमने सोचा कि जी दूसरा घर ले लें, बैठे बैठाए हमें दूसरा घर मिल गया। हमने सोचा दूसरे घर को फर्निश करें, दूसरा घर फर्निश हो गया। तो मुश्किलात एज सच ऑनेस्टली नहीं आई। हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अभी हम रेंटेड हाउसेस में इन बच्चों के साथ रह रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपना एक घर बनाएं। तो अल्लाह ने एक और फरिश्ता भिजवा दिया। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मियाँ ताहिर साहब हैं, सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम के ओनर हैं। उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह गिफ्ट की है और वहाँ पे हमने अब उसका डिज़ाइन कर लिया। हम इन बच्चों का कोई 200 बच्चों का, अभी हमारे पास माशाल्लाह 60 बच्चे हैं, लेकिन हम 200 बच्चों का वो घर प्लान कर रहे हैं। उसका आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन वगैरह फ़ाइनल कर लिया। इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली आफ्टर रमज़ान हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और वही बात है कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो फिर गैबी मदद होती है। जैसे कि सोफिया ने कहा ना कि अगर हम समझें कि हम ये काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह ताला की इस्तिताअत है, किसको देता है, किससे क्या काम करवाना है, ये फ़ैसला अल्लाह ताला का है। इन बच्चों की ज़िंदगी में लिखा हुआ था कि हमने इनकी ज़िंदगी में आना है, इन्हें माँ बाप बन के पालना है। देखिए, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं ना कि आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके बच्चे बड़े होकर माशरे में बड़े अच्छे शहरी बने, इन बच्चों के लिए भी सोफिया ने इन सब बच्चों के लिए हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। अच्छा, ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमास से आए हैं, ठीक है ना। किसी ने कोई मुश्किल देखी है, किसी ने कोई मुश्किल देखी है। मतलब आप यकीन करें कि एक 3 साल का बच्चा था जिसकी माँ भी उसको छोड़ के चली गई और बाप भी छोड़ के चला गया। वो उस बच्चे को ये भी पता था कि नशा क्या होता है, उस बच्चे को ये भी पता था तलाक क्या होती है, और उसको ये भी पता था कि माँ बाप की लड़ाई कैसे होती है। 3 साल का बच्चा था, अभी हमारे पास है। तो वो इस तरह के ट्रॉमा से बच्चे गुजर के हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट फिर उनको इस किस्म की फीलिंग देती है कि अब आप सेफ़ हैं, अब आपके माँ बाप हैं, ये आपका घर है। फिर हम जिस तरह अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं कि बड़ा हो के एयरफोर्स ऑफिसर बनेगा, नेवल ऑफिसर बनेगा, CSP बनेगा, व्हाटएवर बच्चों के लिए आप सोचते हैं, इनके लिए भी हमने यही किया कि हमने जो साइकोलॉजिस्ट है उसके ज़रिए बच्चों को हमने 6 माह लगा के मुख्तलिफ़ वीडियोस दिखाई कि पुलिस ऑफिसर क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, नेवी ऑफिसर क्या करता है, जज क्या करता है, वकील क्या करता है।
फिर जिस बच्चे ने आखिर में जो ख्वाहिश की, हमने उस यूनिफॉर्म में उस बच्चे की वो तस्वीर बना के उस घर में लगा दी है, ताकि डेली जब वो उस तस्वीर को देखे तो उसके जहन में हो कि मैंने मिनिमम पुलिस, जो सबसे छोटा बच्चा है जो अभी बोल भी नहीं सकता, 2.5 साल का, अदनान नाम है उसका, तो उसको जब पूछा तो उसने कहा मैंने पापा बनना है, तो उसकी हमने यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा दी। तो वो मकसद ये है कि मुश्किलात एज सच मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई भी नहीं आई। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और चूँकि नीयत का फल मिलता है तो हमें एज सच, मुझे शुरू में सबसे बड़ी जो मुझे सोच होती थी उठते बैठते, अब वो मैं उससे निकल चुका हूँ कि खुदा न खास्ता यूँ ना हो कि अगले महीने इन बच्चों के लिए खाने के पैसे ना हो, उनकी फ़ीस के पैसे ना हो। लेकिन अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड कि हमें एक दिन भी ये प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ा। तो डीआईजी पंजाब महबूब असलम लिल्ला और उनकी बेगम सोफिया वराइस से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। महबूब असलम लिल्ला और उनकी बेगम सोफिया वराइस से दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। भाभी, मेरा आपसे सवाल है कि आपके अपने बच्चे हैं, फैमिली हैं, शौहर साहब जो हैं वो डीआईजी पंजाब हैं, खासी बारोब शख्सियत हैं, तो कैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं और कैसे इन बच्चों के लिए आप टाइम निकालते हैं? किस तरह मैनेज करते हैं इन तमाम चीज़ों को, तमाम औकात को, वक्त को कैसे मैनेज करते हैं आप? हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल मुकम्मल हो गए हैं जी। तो ये जो 19 साल थे ज़िंदगी के, वो मैं मुसलसल एक हाउसवाइफ़ की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है। मेरी कोई बाहर की मसरूफियात नहीं होती है, ना मेरी कोई ऐसा पर्सनल लाइफ थी। मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे घर तक महदूद है। अब जब से ये बच्चे मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो अल्लाह ताला ने वक्त में बरकत दे दी है। आप यकीन करें, पहले अपने घर के काम, अपने बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना, महबूब के काम देखना, उसी में लगता था थकावट हो गई है, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। ऐसे लगता था बस अभी दिन शुरू हुआ और दिन गुजर गया। लेकिन अब जब से ये बच्चे ज़िंदगी में आए हैं, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सुकून और इत्मीनान ज़िंदगी में दे दिया, वक्त में एक ठहराव आ गया है कि अपना घर भी मैं उसी तरीके से देखने की कोशिश करती हूँ जैसे पहले देख रही थी। अपने बच्चों को उनके हिस्से का टाइम देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि महबूब की जो तमाम ज़रूरियात हैं, इनके जो मेहमानदारी है, इनकी फ़ैमिली है, उनको भी मैं उसी तरीके से टाइम दे सकूँ जैसे दे रही हूँ। और इसके साथ साथ ये सब कुछ शायद इस तरह मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि महबूब हर वक्त मुझे हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, महबूब मेरे साथ होते हैं। ये बच्चों के साथ चले जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बेटियाँ माशाल्लाह बड़ी हैं दोनों, वो जाती हैं, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनके साथ स्टोरी टाइम करती हैं, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। तो इस तरह से हम सारी फैमिली मिल के इस चीज़ को कंपनसेट कर लेते हैं कि अगर एक टाइम थोड़ा सा कम दे रहा है तो दूसरा उस चीज़ को कंपनसेट कर लेता है। अच्छा महबूब साहब, इस अजीम मिशन को चलाने के लिए दूसरी मुश्किलात के साथ साथ माली वसाइल जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल थी। इन मुश्किलात को तो आपने मैनेज कर लिया, माली मुश्किलात को कैसे मैनेज किया? देखिए फ्याज, ये अल्लाह ताला का काम है, बंदे का काम है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में रिक्वेस्ट जैसे बताया कि जब पहला घर लेना था, हम जो हमारे अपने माली इस्तात थी उसके मुताबिक हम ऑलरेडी कर रहे थे। जो हमारा जितना मतलब हमारी सेविंग 1 रुपया भी नहीं होती है, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली। जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था उसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि हम रोज़ाना का लंगर दे रहे थे और इस तरह के। इसके लिए मैंने बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शुरू में रिक्वेस्ट की। फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ और लोगों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी कि यार लोग समझते हैं कि जी यतीम खाने का कॉन्सेप्ट होएगा। हमने डिफरेंट इसको शुरू करने से पहले डिफरेंट जगहों का विज़िट किया, डिफरेंट मॉडल्स को हमने स्टडी किया। हर जगह पे कॉन्सेप्ट यही था कि जी आप एक यतीम की परवरिश कर रहे हैं, यतीम खाना खोला हुआ आपने। हमारे जहन में ये था कि हमने यतीम खाना नहीं बनाना, हमने इसे अपना घर बनाना है, बच्चों का अपना घर, हमारा अपना घर। अच्छा, इसमें आपको तनकीद का भी बड़ा सामना करना पड़ा, अभी एक डीआईजी है, किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? देखिए बात ये फ्याज के ना, तनकीद एज सच तो नहीं, लोग हो सकता है कि दिल में ज़रूर सोचते हो, लेकिन किसी ने मेरे मुंह पे सामने ये नहीं कहा। लेकिन जो करीबी 2-4 दोस्त थे उन्होंने शुरू में मुझे रोकने की कोशिश की कि ये बड़ा मुश्किल काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है,
सोशल मीडिया का दौर है, ये होगा वो होगा, लोगों ने डराने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सोफिया की बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी कि करना ही करना है, तो जब बेगम ठान ले तो फिर बंदा, आपको पता है कि बंदा तो मजबूर हो जाता है। बेगम घर की हाउस ऑफिसर सर, बिल्कुल, हाउस मिनिस्टर। बार बार पूछा जाता था शुरू में, और अब खैर उसकी शिद्दत थोड़ी कम हो गई है। वो ये था कि आपको ज़रूरत क्या है ये काम करने की। अच्छा, हाँ, क्या आप ये तनकीद है ना, ये एक तरह की तनकीद है। आपको आखिर करने की ज़रूरत क्या है? आपको अल्लाह ने औलाद भी दी है, आपको अल्लाह ने इतना खूबसूरत घर दिया है, भरी भरी फैमिली है आपकी, अच्छी जॉब है, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, आप लोग बाहर जाएं, आप लोग अपना जो है टाइम स्पेंड करें, फॉरेन ट्रिप्स करें, आप शॉपिंग करें, आप किस काम में पड़ गए? ये सवाल हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सुनने को मिला है। तो अब इसकी शिद्दत में कुछ कमी आ गई। अब जब सबने देखा है कि हम लोग इतनी डेडिकेशन के साथ ये कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का महवर ही ये घर और ये बच्चे बन के रह गए हैं, तो अब मुझे लगता है ये सवाल करते हुए लोग खुद भी थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये सवाल ना किया जाए। 1 साल हो गया ऑलमोस्ट इसको, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आई इसकी वजह से, ये नहीं कि नहीं आई। मसलन मेरी ये शुरू दिन से आदत है, जिस दिन से शादी हुई, कि महीने बाद मैंने 2-3 दिन की छुट्टी लेनी, वीकेंड साथ में लाना और बच्चों के साथ ट्रैवल करना, क्योंकि वो टाइम होता है जब आप एक ही गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप बच्चों को कुछ बता भी सकते हैं, कुछ उनसे सुन भी सकते हैं। लेकिन अब जब से ये साल हुआ है, हमने इस्लामाबाद एक दिन के लिए जाना हो, हमें मुसीबत पड़ी होती है कि पीछे से बच्चों को लुक आफ्टर कौन करेगा। लेट्स से अगर कहीं 2 दिन का प्लान बना भी लिया है तो उसे शॉर्ट करके हम 1 दिन में वापस आ गए। अच्छा जी, ये तो हो गई आपसे बातें। अब ज़रा कुछ आज के दिन के हवाले से भी ज़रा बताएं। आज ईद है, किस तरह मैनेज करते हैं आज के दिन को, कैसे खुशियाँ तकसीम करते हैं और कैसे खुशियाँ इकट्ठी करते हैं आप? ये मेरा मुश्तरका सवाल है। देखिए जी, ज़्यादातर हमारी खुशियाँ अब इन्हीं बच्चों से रिलेटेड हैं। कोशिश ये होती है कि आज के दिन हमने इनको नए कपड़े पहनाए, इनके चेहरे पे स्माइल आई। इन छोटे बच्चे हैं इनमें से, शुरू में हमने एज लिमिट रखी थी 3 से 5 साल, लेकिन जब सिंध में सैलाब आया तो वहाँ से हमें कुछ बच्चे ऐसे अडॉप्ट करने पड़े जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। वो हमें एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि जी हम मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तो इनका ना कोई चचा रहा है ना मामू रहा है, घर तबाह हो गया है। तो अब हमारे पास 52 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी एज 3 से 5 साल है और 8 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी एज 5 से 10 साल के दरमियान है। तो वो जो 5 से 10 साल वाले बच्चे हैं, वो शौक़ में देख के, मुझे देख के या मेरे बच्चों को देख के उन्होंने थोड़े से रोज़े रखे। लेकिन हमने इन बच्चों को कम से कम ये पूरे रमज़ान में कॉन्सेप्ट दिया कि जी रोज़े का मकसद क्या है, कुर्बानी किसे कहते हैं, क्यों रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है कि जी आप भूखे रहें और आपको एहसास हो कि अगला, और फिर ईद किस लिए मनाते हैं कि आप खुशियाँ तकसीम करें। तो हमने ईद की खुशियाँ इसी तरह तकसीम की कि इन बच्चों के साथ सुबह हम इकट्ठे हुए, इनको ईदी दी बाकायदा, फिर इनके लिए नए कपड़े लेके आए और इनके साथ हम अभी खाना वाना खाएंगे और इसी तरह से सारा दिन गुजर जाएगा। आपका आज का क्या प्लान है? महबूब साहब ने तो अपना प्लान क्या पूरी बात बता दी, आपने क्या प्लान तरतीब दिया? अभी तो दिन पूरा पड़ा है। बिल्कुल, बस इसी तरह से शुरुआत इन बच्चों के साथ, हमारी ईद की इब्तिदा इनके साथ हुई। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी इन लोगों ने, उसके बाद सवैयाँ खाईं और उसके बाद जो है बस फिर ये बच्चों के साथ ईदी देना। जैसे हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इन बच्चों को एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाए कि ईद होती क्या है, ईद पे क्या करते हैं। तो जो एक ट्रेडिशनल तरीका है ना हमारा ईद का, हमने मुकम्मल तौर पे उसी तरह से इस त्यौहार को मनाया ताकि इन बच्चों को पता चले कि ईद कैसे मनाया जाता है। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सवैयाँ खानी, नए कपड़े पहनने, ईद की नमाज़ पढ़नी, एक दूसरे को ईद मिलनी, तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश किया है कि उसी तरह से करें। फिर दोपहर का लंच सब इकट्ठे करें, जैसे अच्छे खुशहाल घरानों में ईद मनाई जाती है। हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों को वो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो ज़िंदगी में जो त्यौहारों पे हुआ करते हैं। इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगी। हम इन बच्चों की परवरिश इस तरीके से करें कि इनकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, किसी चीज़ से ये ख़ुद को महरूम ना समझें। पिछले दिनों हमारी फैमिली में एक शादी थी, तो उन दिनों बहुत वेडिंग सीज़न इन था, हर जगह शादियां हो रही थी। तो बच्चे स्कूल जाते थे, इनके फ्रेंड्स बात करते थे कि हमारे कज़न की शादी थी, हमारे मामू की शादी थी। तो 1-2 बच्चों ने मुझसे ज़िक्र भी किया कि मेरे दोस्त के चाचू की शादी थी। तो हमें अचानक से ये एहसास हुआ कि ये बच्चों को कहीं ऐसा ना फ़ील हो कि हमारे किसी रिश्तेदार की शादी क्यों नहीं है या हम शादी क्यों नहीं देख रहे हैं। फिर हमारी एक फ़ैमिली में शादी थी, उन्हीं दिनों में हम इन तमाम बच्चों के साथ उस शादी में गए। हमने सेहरा बंदी से लेके बारात, वलीमा, तमाम रस्में इन बच्चों को दिखाई। ये बाकायदा तौर पे तैयार श्यार होके सूट शूट पहन के शादी में मेहमान थे
और इतना इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया इस बात के बाद कि इनकी खुशी देखने वाली थी। तो ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी जो एक खुशियाँ हैं हम इनके साथ शेयर करते हैं ताकि इन बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आए और इन्हें ये चीज़ क्लियर हो कि हर मौके पे क्या करना है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, महबूब असलम और सोफिया वरैच 64 बच्चों के आप वालिद हैं और आप वालदा हैं। 64 बच्चों के लिए तो आप टाइम निकाल रहे हैं। आप महबूब साहब के लिए और महबूब साहब आपके लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए, हम दोनों की, अच्छा, ये मैंने अलग अलग जवाब लेना है। दे अलग अलग ले, अलग अलग। आप बल्कि काम करें ना, एक को ज़रा साइड पे भेज दें और बाद में दोबारा कंपेयर कर लें। देखिए, हम दोनों का जो है ना, पहले दिन से ही हमारी अरेंज मैरिज थी बेसिकली। हमने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी मैरिज एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ। हम दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट कि जी मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, उस नौकरी के अलावा बाकी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट इकट्ठी होती हैं। मसलन मेरे जो दोस्त हैं दे आर जस्ट लाइक फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, आज शाम को मेरे दोस्तों ने भी आना है जो अच्छा। बहुत मतलब बचपन से मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे आ जाएंगे तो वो एक घर वाला माहौल हो जाएगा। फिर ये है कि जी सोफिया की चूँकि बहन भाई नहीं है, मेरे माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह, तो उन सब का ख्याल भी रखना। फिर कल अब उन सब को हम अपने घर पे बुलाएंगे तो वो इकट्ठे, मतलब हमारा जो कॉमन चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हैं। तो मसलन किसी के घर जाना है तो हमने इकट्ठे ही जाना है, कहीं ट्रैवल करना है तो हमने इकट्ठे ही करना है। तो वो इस वजह से आप एक दूसरे को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। वो ये नहीं होता कि जी आपके पास वो टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है। मसलन इन बच्चों से भी जब मिलने जाना है या इन बच्चों को हफ्ते में हम एक दफ़ा सोफिया इनको लेके जाती है प्रॉपर किसी रेस्टोरेंट में डिनर कराने, या हफ्ते 10 दिन बाद ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो भी हम इकट्ठे ही जाते हैं। तो वो हमारे पास जो टाइम है इकट्ठे स्पेंड करने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो मतलब हालांकि पुलिस की नौकरी में अक्सर बेगमात को यही शिकायत झगड़ा ही है कि जी वो टाइम नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। और हम ये भी कोशिश ये जो करते महबूब हैं, साहब ने कहा ये सच है, ये बिल्कुल सच है। और हम इसमें बल्कि ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को देखिए मैनेज करना पड़ता है आपको। अब जैसे हम लोगों ने ये कोशिश की हुई है कि हम जिम भी एक साथ करते हैं। हमारी ट्रेनर आती हैं, हम बजाय इसके कि अलग अलग टाइम अपना अपना वहाँ लगाएं, हम दोनों मिलके एक साथ जिम करते हैं। हम लोगों ने वॉक पे जाना है, हम एक साथ जाते हैं। हम लोगों ने जब बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ रात को 1-2 घंटे जब महबूब के होते हैं फ्री होके बैठना है बच्चों के साथ, तो उस टाइम पे हम कोशिश करते हैं फैमिली टाइम करें, हम एक साथ बैठें। उसमें मीनवाइल हम बच्चों के बारे में डिस्कशंस भी करते हैं। बाकायदा हम आपको विश दिखाते हैं, हमने अपना जो बेडरूम है ना वो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि उसमें सिटिंग लाउंज अलहदा है। तो वो हमने तय किया हुआ है कि रात को 9 से लेके 10:30 तक हमने चारों बच्चों के साथ बैठना है, उनके साथ गप लगानी है, उनके साथ कॉमन इंटरेस्ट की बातें करनी है, सो दैट कि वो एक फैमिली टाइम भी हो जाए, अपने बच्चे भी निगलेक्ट ना हो। ताकि वो शुरू में, बल्कि वेरी इंटरेस्टिंगली शुरू में हमारे अपने बच्चों को, क्योंकि वो जहन पे एक चीज़ सवार हो गई ना, प्रेशर था एक चीज़ का कि खुदा ना खास्ता मिसमैनेज ना हो। तो शुरू में स्पेशली दोनों बड़ी बेटियां थी, वो तो कहती थी कि आप लोग सोते हुए अभी अलमिरा कर रहे थे, तो हमारे पास तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो वो शुरू में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन जब बच्चों ने भी देखा कि जी हम उनके साथ जाती नहीं कर रहे हैं, उनको उतना टाइम दे रहे हैं, तो नाउ द किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। बच्चे जाते हैं, इनके साथ जाते हैं, इनके घरों में जाते हैं, और मतलब वो एक फैमिली वाला माहौल बन गया। और पहले ये हुआ करता था कि जब हम लोग फैमिली टाइम कर रहे होते थे, बच्चे और हम लोग बैठे होते थे, तो टीवी देख लेते थे, मूवीज़ देख लेते थे, बातें कर लेते थे, बच्चों के फ्रेंड्स की बातें, इधर उधर की बातें, फैमिली की बातें। अब होता ये है कि स्टार्ट बेशक हम किसी मूवी से या किसी और बात से करें, थोड़ी देर बाद हम सारे के सारे अलमिरा पे आ चुके होते हैं और अलमिरा वाले बच्चों की बातें कर रहे होते हैं, या किसी बच्चे ने आज क्या किया है। हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं वहाँ गया था तो वो छोटा हमजा मेरे पास आया, उसने मुझे ये बोला। तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही ये बच्चे बन चुके हैं, और अब इन बच्चों के बगैर लगता है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है। हम अकेले भी दोनों बैठे होंगे, बल्कि थोड़े दिन पहले मैं महबूब से बात करी थी, मैं इनका मुझे याद नहीं पड़ता कि 19 साल पहले हम लोग क्या बातें बैठ के 2-2 घंटे करते थे। अब तो बात शुरू होती है तो हमारी अलमिरा से शुरू होती है और ख़त्म होती है तो उन बच्चों पे ख़त्म होती है। 64 बच्चों के वालिद और वालदा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ फिर मजबूरी की हालत में ब्रेक का वक्त है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम उन 60 बच्चों के पास जा रहे हैं, उनके वालिदैन के साथ। मैं इन बच्चों को बेसहारा नहीं कहूँगा, मैं इन बच्चों को यतीम भी नहीं कहूँगा। ये हैं इन 60 बच्चों के वालिद और वालदा, और वालिद और वालदा के होते हुए कोई यतीम और मस्कीन नहीं होता। यहाँ हम बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ जो है उसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे किस तरह अपने बाप और अपनी माँ से ईद मिले हैं, ये मनाज़र भी आपने देखे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एक तरतीब के साथ आज के दिन के हवाले से महबूब साहब ने अपने घर में, उनकी बेगम ने अपने घर में इन बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम किया है। यहाँ ये बच्चे आज भरपूर अंदाज में ईद का दिन गुजारेंगे। अच्छा जी, आज बच्चे स्पेशल जो है यहाँ पे दिन गुजारेंगे आपके साथ भरपूर अंदाज में। ये इनके क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी आज? वैसे तो इनका अपने ज़ाती घर हैं जो 3 घर है, लेकिन ईद वाले दिन ये भी अपना घर है? ये भी इनका अपना ही है जी, इनका अपना ही घर है। ये आज हमारे घर आए हैं, हमारे साथ ईद मनाएंगे। अब पहले इन्होंने हमारे साथ सुबह सेवियाँ खाई, ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अभी हमारे साथ लंच करेंगे। उसके बाद हमने घर पे ही डिफरेंट गेम्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, बच्चे हमारे साथ गेम्स खेलेंगे। और शाम को इंशाल्लाह ताला ये किसी अच्छी जगह पे जाके या हमारे साथ डिनर करेंगे या हमारे साथ कोई आइसक्रीम वगैरह खाने जाएंगे, या हो सकता है शॉपिंग तो ईद की इन्होंने पहले कर ली है, तो आज शाम को हमारा दिल है कि अच्छी जगह पे जाके कोई डिनर करें या आइसक्रीम खाने जाएंगे। ये देखें, ये बच्चा अपनी माँ की गोद में है। ये है बच्चे की माँ और ये है बच्चे का बाप। फ़ख्र है हमें इन पे, फ़ख्र है हमें इनके किरदार पे, इनके इस इक़दाम पे कि इन्होंने इन बच्चों को अपने बच्चों के साथ रखा है। महबूब असलम और उनकी बेगम के अपने 4 बच्चे हैं, मगर अब उन 4 को मिला के ये 64 बच्चों के वालिद और वालदा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ नन्हे बच्चे। तो आज के दिन के हवाले से हम इनसे पूछते हैं इनकी एक्टिविटी का भी, और इसके साथ साथ इनसे कुछ सुनते भी हैं। कौन आएगा भी सबसे पहले? आए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान हुसैन। फरमान हुसैन साहब, क्या सुनाएंगे आप हमें? सूरत सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब और कौन आएगा भी आगे? आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान, आप क्या सुनाएंगे? मैंने ये सूरत ही सुनानी है। सूरत सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जज़ाकल्लाह। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ तसीम हुसैन। तसीम हुसैन, क्या नाम है आपका, इसमें बताएं। माय नेम इज़ तसीम हुसैन। क्या सुनाएंगे? सूरत सुनाएंगे, उधर मुँह करके सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बच्चों से आपने सुना कुरान पाक की तिलावत, बच्चों ने सुनाई, नात शरीफ सुनाई, पोइम सुनाई, ABC भी सुनी हमने। बच्चे अब मज़े मज़े के खाना खाना चाह रहे हैं और हम उनमें रुकावट नहीं बनना चाह रहे।
तो हम भी बच्चों के साथ बैठते हैं और ईद की खुशियाँ जो है उसको भरपूर अंदाज में मनाते हैं। खाने पीने का हुआ मरहला तमाम। मज़े मज़े के खाने खाने के बाद अब शुरू हुई है असल ईद, क्योंकि अब मिलेगी इन बच्चों को अपने मामा पापा से नए नोटों पर मुश्तमिल ईद। और कैसे इनको ईद मिलती है और ये ईद का क्या करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। अच्छा जी, अब आप बच्चों को ईद देंगे। असल ईद तो ये है जो कभी हमें भी बचपन में मिला करती थी, अब हम देते हैं, क्या महसूस होता है? देखिए, कॉन्सेप्ट यही है कि इन बच्चों को हम ईद दें। ये लो बेटा, पापा से लेनी है, मामा से लेनी है, किससे लेनी है? अच्छा, वो ये कि हम यही इनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह माँ बाप ईदी देते हैं, ईद वाला दिन होता है, वैसे तो हम नहीं चाहते कि इन बच्चों को ये खुद जाके शॉपिंग करें। छोटे बच्चे हैं, हम साफ ज़ाहिर है इनके साथ ये खुद एतमादी तो है ना, एक फीलिंग है। ये जैसे माँ बाप को होता है कि जी बच्चों को ईद दे रहे हैं, इन बच्चों को भी यही फीलिंग आएगी कि जी हमारे माँ बाप हैं, हमें ईदी मिली है, ईद का दिन है, हमने ईद सेलिब्रेट की है, और इन्हीं पैसों से हम शाम को आज शाम ईद मुबारक, हम इनको कुछ ना कुछ आइसक्रीम खिला देंगे, कुछ कर देंगे, सो दैट कि हम इनको कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि ईदी होती क्या है। तो इस वजह से हम ये बच्चों को ईद। अच्छा, पापा भी ईद दे रहे हैं और मामा भी ईद दे रही है, मामा का क्या कंसेप्ट है ईद के बारे में? ईद में जो खुशी का दिन है, तो ये खुशियाँ जो हैं मिल के बाँटने से बढ़ेंगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे हर दिन जो है इनके लिए ईद के दिन जैसा खूबसूरत हो। हम कोशिश यही करते हैं कि हर दिन को ये इसी तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन आज का दिन क्योंकि बहुत स्पेशल है तो इसलिए हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो ईद पे ट्रेडिशनल। अच्छा, अमूमन देखने में आता है कि बच्चे जब माँ से ईद लेने जाते हैं तो माँ तो साफ कहती है मेरे पास नहीं है, जाओ अपने अब्बा के पास, अब्बा से ईद लो। मगर आप भी खुद ईद दे रही हैं, तो क्या महसूस कर रही हैं? मुझे लगता है कि मामा और बाबा दोनों को ना मिलके ये जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। कुछ बच्चों को बाबा को देनी चाहिए, कुछ बच्चों को मामा को देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता हो कि दोनों जो हैं वो आपके लिए जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है और दोनों से हमने फरमाइश करनी है। ईद दोनों की तरफ से मिल रही है, मामा भी दे रही है और पापा भी ईद दे रहे हैं। और खुशियाँ आपको इन नन्हे हंसते मुस्कुराते बच्चों के चेहरों पे खिलती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ बच्चे खुश हैं वहाँ बच्चों के ये मामा पापा भी खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज के दिन किए जाने वाला ये प्रोग्राम एक तारीख़ी प्रोग्राम है। ये एक मैसेज है कौम के लिए, पूरी कौम के लिए, हमारे मुआशरे के लिए एक मैसेज है कि हम आगे बढ़ें और इन बच्चों को यतीमी और बेआसरा होने का एहसास ना दिलवाते हुए इनकी परवरिश करें, इन्हें माशरे का कारआमद शहरी बनाएं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह इस जोड़े ने 60 बच्चों को अपनी गोद में लिया। 60 ऐसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनका कोई माँ बाप नहीं था, मगर जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मैं इनको बेसहारा नहीं कहूँगा, मैं इनको यतीम नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बेसहारा नहीं है, यतीम नहीं है, इनके माँ बाप हैं। और जिनके माँ बाप हों वो यतीम और बेसहारा नहीं होते। बच्चे अपने वालिदैन से ईद वसूल कर रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म ईद स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं इन बच्चों में खड़ा होके एक नारा लगाऊंगा, जिसका ये बच्चे मेरे साथ जवाब देंगे, और नारा होगा पाकिस्तान पाकिस्तान, मामा पापा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।